सांस जिन समुद्री दरवाजों से चलती है वहां फिर बारूद की गंध है। फारस की खाड़ी से लेकर रेड सी तक तनाव की लकीर खिंचती जा रही है और इस बीच ईरान ने खुली चेतावनी दे दी है कि अगर नाकेबंदी नहीं हटाई गई तो फारस, ओमान और रेड सी में सेना उतार दी जाएगी। यानी कि समुद्र अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं, ताकत दिखाने का मैदान बन चुका है। इस पूरे खेल के केंद्र में 3 दरवाजे अहम हैं, हॉर्मुज, सुएज और बाब अल मंदेब। इन रास्तों से दुनिया का तेल, कंटेनर और सप्लाई गुजरती है और यहां हलचल होते ही वैश्विक बाजार कांपने लगते हैं। खासकर बाब अल मंदेब जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और अब सबसे ज्यादा संवेदनशील बन गया है। एक तरफ यमन में काबिज हूती इस रास्ते पर दबाव बना रहे हैं तो दूसरी तरफ अफ्रीका का हॉर्न, जिबूती और इरिट्रिया इस जल डमरू मध्य के दूसरे किनारे पर मौजूद है। यानी कि ये सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि ताकतों का साझा दबाव बिंदु बन चुका है। यमन के तट से ड्रोन, मिसाइल और जहाजों को रोकने की घटनाओं ने पहले ही शिपिंग कंपनियों को सतर्क कर दिया है। अगर ये रास्ता प्रभावित होता है तो इसका सीधा असर सुएज नहर पर पड़ेगा और जहाजों को अफ्रीका का लंबा चक्कर लगाना पड़ता है और इसका मतलब है कि समय बढ़ेगा, ईंधन महंगा होगा और वैश्विक सप्लाई चेन हिल जाएगी। यही वजह है कि ईरान की चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा रहा। संदेश साफ है, समुद्र के इन रास्तों पर दबाव बढ़ेगा तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर तय है। बाब अल मंदेब अब सिर्फ नक्शे की पतली लकीर नहीं बल्कि वैश्विक तेल की नस बन चुका है। एक तरफ हूती नियंत्रण, दूसरी तरफ अफ्रीका के तट और ऊपर से महाशक्तियों का दबाव, तीनों मिलकर इसे दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री चोक पॉइंट बना रहे हैं। सवाल यही है कि अगर ये दरवाजा बंद हुआ तो क्या दुनिया तैयार है उस झटके के लिए जो तेल से लेकर रोजमर्रा के सामान तक हर कीमत को हिला देगा, यानी कि तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। और इसी पर भविष्यवाणी होगी। हमारे साथ कुछ खास ज्योतिष आचार्य जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि भविष्य में क्या कुछ लिखा है इस पूरे युद्ध को लेकर और देश दुनिया की अर्थव्यवस्था को लेकर, साथ ही जो ग्रह है उनकी स्थिति क्या कुछ कह रही है, किसके फेवर में और किसके अगेंस्ट में। इसी के साथ बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईरान अमेरिका वार्ता पर यह बड़ा अपडेट, शांतिपूर्ण समझौता चाहते हैं ट्रंप। परमाणु हथियार बनाने की छूट नहीं, पाकिस्तान में दूसरे दौर की वार्ता होनी है। तो अब ईरान अमेरिका वार्ता पर यह बड़ा अपडेट सामने आया है, शांतिपूर्ण समझौता चाहते हैं ट्रंप। तो परमाणु हथियार बनाने की छूट लेकिन नहीं मिलेगी, पाकिस्तान में दूसरे दौर की वार्ता होनी है। दूसरे दौर की वार्ता भी पाकिस्तान में हो रही है। पहले इस्लामाबाद में हुई थी पाकिस्तान की, अब दोबारा से ये वार्ता पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान मध्यस्थ बनेगा। इसी के साथ परमाणु हथियार को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर समझौता होता हुआ नहीं नजर आ रहा है परमाणु संवर्धन को लेकर। और चलिए आपको समझाते हैं बाब अल मंदेब क्यों इतना अहम है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि दुनिया का करीब 10 से 15% समुद्री तेल यहीं से गुजरता है। तो बाब अल मंदेब क्यों इतना ज्यादा अहम है, इसकी जानकारी आपको दे। लगभग 12% वैश्विक व्यापार इस रास्ते पर निर्भर है, इसीलिए इसे इतना अहम माना जाता है। रोजाना 6 से 7 मिलियन बैरल तेल की आवाजाही इस रास्ते से होती है। सुएज नहर की सप्लाई लाइन यहीं से जुड़ी हुई है और इसलिए इतना अहम है। रास्ता बंद हुआ तो जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगा के आना पड़ता है, जो कि काफी लंबा रूट पड़ता है और इस यात्रा में 10 से 15 दिन की जो देरी है वो संभव है, यानी कि तेल ज्यादा लगता है और टाइम भी ज्यादा लगता है। इसी के साथ ढुलाई लागत की बात करें, वैश्विक सप्लाई चेन पर इसका सीधा असर पड़ता है कि अगर ये बंद होता है या इस पर तनाव ज्यादा बढ़ता है, दुनिया का करीब 10 से 15% समुद्री तेल यहीं से होकर गुजरता है और इसीलिए बाब अल मंदेब इतना ज्यादा अहम माना जा रहा है। इसके जरिए जो सप्लाई है उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। तो बाब अल मंदेब कौन करता है कंट्रोल? एशिया साइड पर यमन की तटीय पकड़ इस पर है। यमन में हूती गुट का दबदबा इस जो रास्ता है उस पर है। अफ्रीका साइड पर जिबूती की मौजूदगी इस रास्ते पर है और इसलिए इतना अहम है। उत्तरी दिशा में इरिट्रिया का नियंत्रण, यानी कि त्रिकोणीय जो नियंत्रण है वो यहां पर है। लाल सागर और अदन की खाड़ी का जोड़ भी यहीं से निकल रहा है। सुएज नहर तक पहुंच का मुख्य रास्ता बाब अल मंदेब से होकर गुजरता है। साथ ही सैन्य और व्यापार दोनों के लिए ये रास्ता काफी अहम माना जाता है और इस पे त्रिकोणीय कंट्रोल है। तनाव बढ़ा तो वैश्विक संकट जो है वो बिल्कुल
तय माना जा रहा है। तो क्यों इतना है, मैं उसकी जानकारी आपको दी, साथ ही इसे कौन कंट्रोल करता है वो भी आपको बताया। एशिया साइड से यमन में हूती गुट का दबदबा इस पर जो इसके ऊपर है वो नजर आता है। साथ ही अफ्रीका साइड से जिबूती की जो मौजूदगी है उस पर उसका कंट्रोल है, यानी कि तीनों साइड से अलग अलग कंट्रोल इस पर यहां नजर आ रहे हैं। तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मान्या अदलका हमारे साथ ज्योतिष जुड़ गई। मान्या जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। साथ ही जीतू सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीतू सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मान्या जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, बाब अल मंदेब को लेकर अब तनाव नजर आ रहा है, क्यों इतना अहम और आगे क्या स्थिति नजर आ रही है इसे लेकर? तो देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कैसे जो है एनर्जी के पीछे जो है कितनी लड़ाई हो रही है। क्योंकि 2026 को जब हम टोटल करते हैं तो वो सूर्य का साल आता है, और जब सूर्य का साल आता है तो वो एनर्जी को, क्योंकि क्रिएशन है, एक एनर्जी का जो है सोर्स है, तो वहीं पे कहीं ना कहीं हमें जो है काफी ज्यादा चीजों को कॉन्कोर करते हुए जो है वर्ल्ड वॉर की तरफ जाते हुए हम दिख रहे हैं। तो अब आप देखिए किस तरीके से बाबर मेल का जो है जो रास्ता बन रहा है, ये भी देखिए जल और साथ में जो है साथ में एनर्जी, ये दोनों ही इस समय, क्योंकि शनि और बहुत ज्यादा प्रधान है इस समय पर, शनि के साथ जो है राहु की युति चल रही है, कहीं ना कहीं मंगल इसके साथ आए हुए हैं, तो इसकी वजह से इस तरीके की परेशानियां आती हुई हमें दिख रही हैं। आज से काफी साल पहले 1945 में भी कुछ ऐसे ही योग बने थे, जब जो है हिरोशिमा और नागासाकी का जो है युद्ध हुआ था, जब जो है उसके अंदर भी काफी बड़े बड़े विस्फोटक हुए थे, एनर्जी का जो है क्राइसिस आया था। यही टाइम हमें आगे भी दिखने वाला है। जीतू सिंह जी, आपकी भविष्यवाणी क्या कुछ कह रही है? ग्रहों की दशा क्या है, क्या स्थिति बाब अल मंदेब पर बनती हुई नजर आएगी आने वाले दिनों में? पहले बहुत बहुत धन्यवाद। चारू जी, देखिए, जो इस समय हम अगर ग्रहों की सिचुएशन देखते हैं तो ग्रहों की सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे मान्या जी ने भी कहा कि पहले भी ऐसी कंडीशन जो है वो बन चुकी हुई है, और वैसी ही कंडीशन जो ग्रहों के हिसाब से इस समय भी बन रही है। अगर हम आज के गोचर को देखते हैं, आज की सिचुएशन को देखते हैं कि आज क्या हो रहा है, क्योंकि आज भी मीटिंग्स हो रही हैं वहां पे, और आज चंद्रमा, शनि, मंगल और बुध ये मीन राशि में गोचर करें। लेकिन अगर हम इनको डिग्री वाइज देखिए, देखिए जब भी भिड़ना कहते हैं ना, ग्रहों का भी आपस में भिड़ना, तो ये किस एरिया में जाकर के भिड़ते हैं ग्रह भी आपस में, वहां पर ही इसका इम्पैक्ट, प्रभाव जो है वो ज्यादा होता है। अगर हम मीन राशि की बात करते हैं, ये जलीय राशि है। अब सारे मिसाइलें, ये वो सारा ध्यान ऊपर, बमबारी, इसकी बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे अब समुद्रीय लड़ाई की। बहुत बड़े लेवल की समुद्रीय घटनाएं होने वाली हैं। भयंकर युद्ध की सिचुएशन जो है वो बनेगी। 19 तारीख बहुत डेंजर जोन का समय शुरू हो रहा है, और ये समय एक कम से कम 1 सप्ताह से 15 दिन तक का बहुत भयंकर पैच बन रहा है, जिसमें सारे ग्रह 13 डिग्री पर होंगे। राहु 13 डिग्री पर, शनि 13 डिग्री पर, केतु 13 डिग्री पर, मंगल 13 डिग्री पर, और बुध 12 डिग्री कंप्लीट कर रहा होगा, वो भी नजदीक काफी पहुंच गया होगा 13 डिग्री के आसपास। तो यानी भयंकर युद्ध की संभावनाएं बन रही है। कोई जो एक कहते हैं हम लोग की समझौता, यहाँ पे सिचुएशन नहीं दिख रही है समझौता की, कि यहाँ सिचुएशन वर्स्ट की दिख रही है ग्रहों के हिसाब से, क्योंकि ये मिडल ईस्ट पूरा कवर कर रहा है, और मीन राशि जलीय राशि है, और विस्फोटक योग बन रहे हैं। ये योग अच्छे नहीं माने जाते हैं, उस एरिया को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं। वहां भूखमरी से लेकर के, वहां एनर्जी से लेकर, वहां इंटरनेट सेवाएं बहुत ठप होने वाली है। कोई हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे, चाहे भले ही अमेरिका कुछ भी कहे, ट्रंप कुछ भी कहे, क्योंकि वो अपनी जो भाषा के ऊपर उनको ना तो मर्यादा है, और ना ही उनकी कमांड है, और ना ही वो नाप तोल करके बोलते हैं, क्योंकि उनका बुध इतना पीड़ित अवस्था में है, जो कि वाणी का स्वामी कहा जाता है, पल में पलट जाते हैं। तो ये सिचुएशन सुधरती हुई नजर नहीं आ रही जी। ठीक है मान्या जी, मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ा हुआ है, और अब बाब अल मंदेब का जो मुद्दा है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि ये एक तरीके से आग में घी डालने का काम करेगा। जो सिचुएशन, वॉर सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर स्थिति कंट्रोल नहीं हो रही, और अब दूसरा मुद्दा ये और खड़ा हो चुका है। और ये गंभीर सिचुएशन इसलिए भी है क्योंकि ये ईरान अमेरिका के बीच था, लेकिन यहाँ जो बाब अल मंदेब है उस पर त्रिकोणीय कंट्रोल यहाँ पर उत्तर दिशा से अलग है, एशियन साइड से अलग है, इसका नजर आ रहा है।
जी बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ये वॉर आगे और ज्यादा इंटेंस होती हुई ही दिखेगी। आपको कहीं ना कहीं ये इसमें राहत आती हुई अभी नहीं दिखेगी। मैं ये भी आपको बता दूं कि अगस्त से लेकर आगे का जो समय है वो और ज्यादा इंटेंस होता हुआ दिखेगा। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो ये जो आज हम कह रहे हैं कि आज हमारी बातें होने वाली हैं, आज हम जो है इस मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं, ऐसा कुछ भी इससे कोई अच्छा क्लैरिफाई और ऐसा कोई अच्छा रिजल्ट निकल के नहीं आने वाला। अभी ये वॉर आगे बढ़ने वाली है। जिस तरीके से जो है जीतू जी ने भी बोला है कि कैसे जल तत्व में ये लड़ाई होगी, जल तत्व में डेफिनेटली ये लड़ाई होगी, लेकिन लड़ाई होगी एनर्जी के ऊपर, हम्म। एनर्जी से रिलेटेड। यानी कि आप अभी देखेंगे कि किस तरीके से मिसाइल्स का, न्यूक्लियर वॉर्स का, और यहाँ तक कि न्यूक्लियर का के वेपन्स का यूटिलाइजेशन भी आप अभी आते हुए देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि बड़े विस्फोटक होते हुए अभी आप देखेंगे। स्पेस एलिमेंट क्योंकि जो है गुरु प्रधान है, तो स्पेस में भी जो है, क्योंकि अभी जो है हमारा विक्रमी संवत चेंज हुआ है, तो हम्म। गुरु अभी प्रधान रहेंगे। गुरु का जो है ये साल शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं आपको स्पेस में जो है लड़ाई दिखेगी। अभी तक लड़ाई हो रही थी वायु में, अब जाकर लड़ाई होगी स्पेस में। यानी कि सैटेलाइट्स को जो है हानि पहुंचेगी, जी जी। या फिर कुछ इस तरीके की रेडिएशंस निकलेंगी जिसकी वजह से ऐसी परेशानियां देखने को आपको और ज्यादा मिलेंगी। ये अभी वॉर यहाँ रुक नहीं रही है। अभी हम यहाँ पर चाइना का भी एंट्रेंस देखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर 2026 में चाइना भी वॉर में एंटर होता हुआ दिखेगा। हम्म। जीतू सिंह जी, बाबल मंदेब पर जो संकट खड़ा हुआ है, क्या वो किसी बड़े विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है अगर स्थिति और ज्यादा बिगड़ती है? और क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है आने वाले समय में? जी, देखिए ये सिचुएशन जो है ना, ये क्रिएट होनी ही थी। हमने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी यही चीज बिल्कुल क्लियर अवस्था में बताई थी कि जितना जन धन आंदोलन है, जितना बैक पीछे से वार किए जा रहे हैं, हम्म। ये कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए ही किए जाते हैं। देखिए हर कोई कहीं ना कहीं आग में जब कूदता है तो ये सोच करके कूदता है कि हम लोग यहाँ से सुरक्षित निकल जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने भारत की बात कर रहे हैं तो भारत तो सुरक्षित ही है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए जब समस्याएं बढ़ती हैं तो थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट ये नहीं कह सकते कि आग जल रही है और उसका सेक हमें ना लगे, लेकिन हमारे धैर्य की अगर थोड़ी सी इस समय कहे जाए तो हम कहेंगे कि थोड़ा पेशेंस लेवल बढ़ाइए। हाँ, बंगाल के ऊपर बहुत बड़ा इस समय कंट्रोलिंग होगी हमारे भारत की तरफ से, पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन होगा हमारे भारत की तरफ से, हम्म। लेकिन हमारे भारत में किसी तरीके का नुकसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जेंजी को थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उपद्रव ये जो हाहाकार मचाई जाएगी ये कहीं ना क्रिएटेड होगी। कि मतलब एक व्यक्ति जो है अपनी समस्या लेकर के खुद जाता है, एक होता है उसे आ प्रवोक गया। समस्या पे लाया जाता है। तो यहाँ हम्म। प्रवोक करके यहाँ तक हमें लगता है कि उसको समस्या पे ज्यादा लाया जा सकता है, लेकिन अदरवाइज आ देखें गया। तो सिचुएशन हम्म। बिल्कुल सही कहा आपने। मान्या जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जो ग्रहों की बात आप बता रहे हैं, गुरु की जो दशा है या गुरु की जो स्थिति है या फिर शनि की जो स्थिति है, क्या इसीलिए ये जो जितने ये वाटर रूट्स हैं, फिर चाहे से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ले ले या बाबल मंदेब को ले ले, इसलिए यहाँ पर सिचुएशन इतनी ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली हर प्लैनेट्स का अपना जो है एक जो है तत्व होता है। हम्म। तो जब हम उस प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं, जब उन प्लैनेट्स को, ग्रहों को देखा जाता है, तो उनके तत्वों को निकाला जाता है और उन्हीं के तत्वों के हिसाब से जो है पता चलता है कि कहाँ किस तरीके की परेशानी आने वाली है या किस तरीके की चीजें रहने वाली हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगी कि जब पहले भी जो है 1945 में भी जब जो है जब पहले पुराने टाइम पे भी आप जाके देखेंगे, उसकी भी अगर स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से यही सिचुएशंस पहले भी बनी है। हम्म। उसके अलावा भी अभी जो आगे आने वाला टाइम है जिसमें ग्रहण भी लगने वाला है, 12 अगस्त को ग्रहण लगने वाला है, देन उसके बाद जो है 28 अगस्त को भी चंद्र ग्रहण आ जाएगा। तो इस समय पर भी आप देखेंगे काफी सारी चीजें जो है चेंज होती हुई दिखेंगी। जब सूर्य ग्रहण आएगा तो डेफिनेटली फिर से जहां हम बात करते हैं सूर्य का प्रकोप आपको देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं एनर्जी से रिलेटेड जो है, रेडिएशन से
रिलेटेड और यहाँ तक कि मास कम्युनिकेशन लीडर्स के ऊपर और ज्यादा खतरा आता हुआ दिखेगा। कोई बड़े लीडर का जो है काफी बड़ा नुकसान होता हुआ, या फिर जो है यहाँ तक कि उनको जो है जान हानि की भी जो है, जान माल का भी जो है खतरा होते हुए दिखेगा। तो विस्फोट होते हुए ऐसे दिखेंगे। तो ये सब जो है स्टडीज है, ये डेफिनेटली ये प्लैनेट्स को देखकर उनके तत्वों को निकालकर ही जो है पूरी स्टडी की जाती है। ठीक है जीतू सिंह जी, जैसा कि मान्या जी ने बताया है कि कैसा कैसा और कहाँ का नुकसान हो सकता है अगर इस स्थिति को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर जो लड़ाई हो रही है, ईरान अमेरिका इजराइल के बीच में जो लड़ाई हो रही है उससे जोड़कर अगर देखें तो वहाँ जो देश है बाब अल मंदेब पर जो कंट्रोल चाहते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं नहीं है। इजराइल अपने आप में पूरी तरीके से सशक्त है और ईरान को हमने देख लिया जिस तरीके से युद्ध का सामना ईरान के द्वारा किया गया है, और अमेरिका अपना सुप्रीम पावर है उसको लेकर भी सब लोग जानते हैं। तो वो देश इतने सशक्त नहीं है, एनर्जी वाइज भी ले सकते हैं, आर्मी वाइज भी ले सकते हैं, और युद्ध में जिस तरीके से लड़ाई हो तब जो परफॉर्मेंस वहां पे उस तरीके से भी देखा जा सकता है। क्या आपको लगता है वहां क्या स्थिति बनेगी और कौन से देश को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है? जी देखिए, सबसे पहले बड़ी बात बताएं आपको कि अमेरिका अपनी साख पूरी तरह से खो देगा। ट्रंप अपना टेन्योर पूरा नहीं करेंगे, ये तो हम पहले बहुत बार बता चुके हैं। इनकी जो हालात है, जो हरकतें हैं, वो पूरा करने वाली भी नहीं है, और इनके ग्रह भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, इनकी जनता इनको सपोर्ट नहीं करेगी। दूसरा, अगर हम ईरान कहते हैं दुश्मन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमेशा ये याद रखें कि आप किसी को कमजोर नहीं समझ सकते। ईरान ये पहले वाला कंसीडर कर रहे थे, आज के ईरान की हालत बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो ईरान के पीछे सिर्फ ईरान नहीं है, ईरान के पीछे चाइना भी है, रशिया भी है। ये कहने की बात है कि ईरान अकेले लड़ रहा है, तो यानी सपोर्ट बड़ी सॉलिड है। कहीं नुकसान मुझे ज्यादा होता हुआ वहां नहीं, लेकिन हाँ अमेरिका में बहुत बड़ा नुकसान की एक गुंजाइश जो है वो आपको देखने को जरूर मिलेगी। जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश रहने वाला है। उसकी अपनी एक जो उन्होंने बताया था सुपर पावर की स्टैंप जो है वो हटेगी। अब इसकी सुपर पावर अब ये रहने वालों में से नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सुपर पावर से हट जाएगा। नुकसान इसी तरफ ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। देखिए, इफेक्ट जो है वर्ल्ड वाइड सबके ऊपर पड़ेगा। अगर हम गैस की या अगर हम ऑयल की बात करते हैं, तो ये पेट्रोल की बात करते हैं, ये सब डीजल की बात करते हैं, ये सब चीज इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि भारत पे इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन वो इतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितना वो लोग सारे कल्पना इस समय करें कि जो हमारा देश है वो भी ऐसे खतरे जोन में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, लेकिन ना ये रुकने वाला युद्ध है, ये मुंह की खानी ही पड़ेगी इस बार। अमेरिका, आप सोचिए, अमेरिका को हेल्प किसकी लेनी पड़ रही है? पाकिस्तान की हेल्प ले रही है मध्यस्थता के लिए। आपकी खुद की इतनी बड़ी पावर होकर के आप पाकिस्तान से हेल्प ले रहे हैं जिसका खुद का कोई लेवल ही नहीं है। तो यहाँ से आप कंसिडर कर सकते हैं कि अंदर से कितना खोखला हो चुका है अमेरिका। भारत की छवि बाहर निकल करके आ रही है, उसका रिप्रेजेंटेटिव की छवि इस समय देखिए, नरेंद्र मोदी जी की छवि देखिए आप, पूरे वर्ल्ड वाइड कैसे छा रही है। और हमारे देश में भी ठीक है, एक घर के अंदर भी तनाव होता है, हर कोई सहमत नहीं होता एक डिसीजन के ऊपर। वही प्रॉब्लम यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन एट द एंड आप देखिएगा बहुत सॉलिड डिसीजन, बहुत सॉलिड लॉ, बहुत सॉलिड चीजें जो है हमारे भारत के लिए, हर व्यक्ति के पक्ष के लिए होने वाली है। ठीक है मान्या जी, बात हो रही थी भारत की। इस युद्ध, अगर ये युद्ध होता है, ये स्थिति और गंभीर होती है, तो क्या इम्पैक्ट इसका इंडिया पर पड़ सकता है? क्योंकि ईरान अमेरिका इजराइल की लड़ाई में देखा, तेल गैस संकट मंडराया था, महंगाई हुई है, तेल दामों में बढ़ोतरी हुई है। क्या इम्पैक्ट इसका भारत में तब पड़ सकता है? क्या ये ज्यादा इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, या फिर कौन से वो देश हैं जिन पर सबसे ज्यादा असर इस युद्ध का पड़ सकता है? तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये कहूंगी, जब भी कोई युद्ध होता है और जब ये विश्व स्तरीय पे होता है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्पैक्ट तो डेफिनेटली पड़ता ही है। जब हम बात करते हैं अपने इकोनॉमी की, और जब बात करते हैं कि वर्ल्ड की इकोनॉमी की, जब वर्ल्ड इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा तो कहीं ना कहीं हमें भारत की भी इकोनॉमी में फर्क आता हुआ दिखेगा। तो डेफिनेटली यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि हमें कोई इन्फ्लेशन नहीं दिखेगी, यहाँ हमें कोई जो है एनर्जी क्राइसिस नहीं दिखेगा, या फिर हमें यहाँ पर कहीं कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं दिखेगा। हमें डेफिनेटली इसका फर्क पड़ेगा, स्टॉक मार्केट के ऊपर फर्क पड़ेगा डेफिनेटली। लेकिन मैं यहाँ आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ कि अभी जो सिचुएशन है 19 अप्रैल के बाद का जो समय है,
19 अप्रैल के बाद जो है जून तक के अंदर हमारा स्टॉक मार्केट तो नहीं लेकिन कमोडिटीज में अगर मैं बात करूं गोल्ड और सिल्वर ये वापस से उठने वाले हैं, ग्रो करने वाले हैं। तो ये समय रहेगा जब ये जो है ग्रो करेंगे। तो भारत में यहाँ पर इसको देखें तो कमोडिटीज वाइज ये दो जो है सेक्टर्स जो है काफी ज्यादा फायदा देने वाले हैं। यहीं अगर मैं तीसरी बात करूं कॉपर की, तो कॉपर अगले साल तक डबल द प्राइस, डेफिनेटली अगले साल कॉपर जो है डबल द प्राइस होने वाला है। तो इन तीन कमोडिटीज के ऊपर तो डेफिनेटली फर्क नहीं पड़ना पड़ा। लेकिन अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करती हूँ तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर कहीं ना कहीं फर्क दिखने को डेफिनेटली मिलेगा। वहां आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है काफी सारे क्राइसिस आते हुए दिखेंगे, लोगों की सेविंग्स के ऊपर थोड़ा सा जो है इफेक्ट आता हुआ दिखेगा। और अगर थोड़ा लंबे टाइम तक की बात करें, जब हम बात करें आज की बात ना करके आगे के कुछ 4-5 साल की बात करें, तो भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसका जो इफेक्ट है, इस वॉर का जो इफेक्ट है, वो काफी लंबे समय के बाद आपको ये दिखेगा कि किस तरीके से लोगों के पास जो है एक मॉनिटरी लिक्विडिटी जो होती है, उसका कैश इनफ्लो जो होता है, उसके ऊपर काफी बुरा इफेक्ट आने वाला है। तो इस तरीके के इफेक्ट्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। हाँ, हम ये यहाँ कह सकते हैं, जैसे हमने पहले भी कहा था कि इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है, इतने बड़े युद्ध होने के बावजूद भी इंडिया के ऊपर जो एलपीजी गैस है या फिर इन सब चीजों के ऊपर कोई इतना असर नहीं आया है। वी आर स्टिल गेटिंग इट राइट, हमें सब चीजें फिर भी इजीली मिल रही हैं। हमारा भारत अभी भी सुरक्षित है। जी 2028 तक ये एक सुरक्षित जोन में है, ठीक ये है। एक प्रॉपर सिक्योर्ड जोन में है। तो हम ठीक है। भारतवासियों को इतना डरने की जरूरत नहीं है। जीतू सिंह जी, ये संकट आपको कब तक दिखाई दे रहा है? ग्रहों की दशा क्या बता रही है, स्थिति क्या बता रही है? लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? नहीं नहीं, बहुत लॉन्ग टर्म है ये, और 2026 में हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये क्योंकि इस समय देखिए, जैसे अभी इस समय धर्म कर्म के मुद्दे उठ रहे हैं। अगर हम मिडिल ईस्ट की कुंडली देखते हैं तो वहां से मारक भाव से जो है गुरु का गोचर हो रहा है, और गुरु इस समय अतिचारी चल रहे हैं। देखिए धर्म कर्म मुद्दे भी उठने लगे। हमारे यहाँ पे भी धर्म कर्म को सबसे पहले उठा लेते हैं। हमारे यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो धर्म कर्म के स्थानों पर कहीं ना कहीं देखिए कितनी पीड़ा अवस्था हो रही है, जान माल के नुकसान हो रहे हैं। तो यानी गुरु का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है हमारे यहाँ जीवन में, क्योंकि अतिचारी जब तक 32 तक ये ऑलमोस्ट ऑल रहेंगे तो वहां तक तो सिचुएशंस थोड़ी सी डाइसी रहेगी। लेकिन अगर हम देखते हैं कि बहुत बुरी हालत, क्योंकि अगर हम कंपेयर करिए ना आप कि बाहर के देशों के साथ भारत को आप स्टैंड कर लीजिए, कहाँ पे है हम? भारत में बहुत अक्सर सुरक्षित है, बहुत आजादी से रह रहे हैं, हर चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन हाहाकार वाली प्रॉब्लम अगर हम कहें तो ये नहीं होने वाली। इसके लिए पैनिक ना करें, बिल्कुल ना करें। और ये जो इतने अच्छे सोशल मीडिया माध्यम है, चारू जी आपके माध्यम से मैं जरूर कहूंगी, जी कुल जनता को पैनिक नहीं होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी समस्याएं आती, घर में भी तो कई बार राशन खत्म हो जाता है ना, तो इसका जी मतलब ये तो मानने लग जाते हैं एक दूसरे को, तो वहां पे जाकर के बाजार से लाते हैं हम चीजें। थोड़ी महंगाई होगी, हल्का असर होगा। हाँ, यहाँ पे जैसे हम कह रहे हैं कि मान्य जी ने भी कहा कि थोड़ा बैंकिंग सेक्टर पर होगा ये इसका प्रभाव, ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं होगा। जब बाहर इतनी वर्ल्ड वाइड चीजें खराब हो रही हैं तो उसका प्रभाव रहता है, बट बहुत ज्यादा पैनिक वाली स्थिति नहीं है भारत में। ठीक है। मान्या जी, जिन ग्रहों की बात आप कर रही थी, जिनका इम्पैक्ट अभी है इस सिचुएशन पर, क्या इसके साथ साथ और जो वाटर रूट्स हैं उन पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? तो डेफिनेटली देखिए, इस समय जो लड़ाई है ना वो जल में, वायु में और स्पेस में होने वाली है। धरती पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो प्लैनेट्स बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि आपका जो जो रूट रहेगा वो जल पे रहेगा। जल के थ्रू लड़ाई होगी, एनर्जी के लिए, एनर्जी को एक्वायर करने के लिए लड़ाई होगी, और वायु साथ देगा। क्योंकि आप अभी देखेंगे एआई का जो है यहाँ पर सहयोग देखेंगे, किस तरीके से एआई सहयोग करेगा रिलेटेड टू वॉर में। और आप देखेंगे किस तरीके से सैटेलाइट्स के ऊपर सैटेलाइट्स खराब किए जाएंगे, इंटरनेट बंद किया जाएगा, सोशल मीडिया की तरीके से लड़ाई की जाएगी। इस तरीके की लड़ाई, देखिए कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर होता है तो वर्ल्ड वॉर जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ धरती पर ही हो तो उसे वर्ल्ड वॉर कहेंगे। वर्ल्ड वॉर जो है का अब आज के टाइम पे वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो ऑलरेडी चेंज हो चुका है।
अब टेक्नोलॉजीज इतनी स्ट्रांग हो गई हैं जी। कि अब जो लड़ाई होती है वो वायरस के थ्रू होती है। अब जो लड़ाई होती है वो जो है एआई के थ्रू होती है, स्पेस क्राफ्ट्स के थ्रू होती है। तो अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से स्पेस ठीक है। क्राफ्ट्स के थ्रू जो है सैटेलाइट्स के ठीक है। ऊपर या फिर इस तरीके जी। की चीजों के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट ठीक देखते है। हुए देखेंगे आप। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मान्या जी, जीतू सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये भविष्यवाणी बताने के लिए। और देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या स्थिति यहाँ पर बनती है।